नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कह दीजिए वो इस समाज का, इस देश का हिस्सा नहीं। कह दीजिए ये उन मजदूरों का नसीब है कि इसी तरह से सड़कों पर भेड़ बकरियों की तरह चलते चलते दुर्घटना के शिकार हो जाएं और मारे जाएं। कह दीजिए कि वो गैर जरूरी हैं, उनके रहने ना रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कह दीजिए कि इंसान के दायरे में भी नहीं आते वो। कह दीजिए तो फिर अफसोस नहीं होगा कि जब सेहत की फिक्र में पूरा देश घर के भीतर सुरक्षित है, तब ये मजदूर ही क्यों सड़कों पर कड़ी धूप में सूटकेस में अपना घर समेटकर, थैलों में अपना घर समेटकर चले जा रहे हैं। गुनाह तो किसी और का था, फिर भूख और बेबसी में सड़कों पर दम तोड़ने की सजा इन मजदूरों के हिस्से क्यों आई? पत्रकार हूं, लेकिन मेरे पास आज सुबह सागर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद बेबस मां और उसके मासूम बच्चे की तस्वीर को बयां करने कोई शब्द नहीं है। वो तस्वीर जिसमें मौत की नींद सोई मां से उम्मीद कर रहा है बच्चा कि वो उसकी भूख का ख्याल रखे। पत्रकार हूं, इसलिए सरोकार रखता हूं, सवाल उठाता हूं, पूछता हूं, सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज दिया उसका हिस्सा कब तक पहुंचेगा? देश के 8,000 मजदूरों के पास बसें चलवाई जा रही हैं मजदूरों को पहुंचाने, तो वो पैदल क्यों चले जा रहे हैं? किराया देकर इन्हें घर पहुंचाने वाला विपक्ष कहां है? सवाल सरकार से भी है, विपक्ष से भी, और मीडिया और सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देखकर आह भर रहे समाज से भी। सवाल है कब दिखाई देंगे, कब तक दिखाई देंगे ये मजदूर? और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। माफ कीजिए, इस तस्वीर की बयानी मुश्किल है। शब्द हार गए हैं, जैसे हार गई चलते चलते माँ और फिर कभी ना उठने वाली गहरी नींद में सो गई। जैसे हार गया है ये बच्चा जो चीख रहा है भूख से, लेकिन माँ की नींद है कि टूटती नहीं। जैसे हार गए हैं मजदूर, पहले हालात से और फिर जिंदगी से। सागर में आज सुबह हुए हादसे की तस्वीर है ये। मजदूरों से भरा ट्रक पुलिया से नीचे गिरा। महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे ये 25 मजदूर। 6 की मौके पर ही मौत हो गई, 18 घायल हैं। ट्रक वाले ने उनसे गलत तरीके से उनको बिठा के, मतलब गैर कानूनी तरीके से उनको बिठा के यहाँ तक ला रहे होंगे या क्रॉस करवा रहे होंगे सुबह में। और मुझे ये भी बताया जा रहा है, जैसा पता चला है कि ट्रक ड्राइवर शायद नशे में था, जिसके कारण वो गाड़ी पे कंट्रोल उसका। शाम ढलते तक बड़वानी से भी मजदूरों के हादसे की खबर आ गई। बेबसी, लाचारी, बदहाली या अनदेखी, लफ्ज कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, हकीकत नहीं बदल रही। दर्दनाक हकीकत जिसमें इंसान गुजर के लिए मवेशी बन गया है। कुछ दिनों पहले महू से आई थी ये तस्वीर। बैल की जगह जुट गया इंसान कि किसी तरह घर पहुंचना है। लॉकडाउन में ये तस्वीर आपकी नई नई डिशेस का स्वाद खराब कर सकती है, इसलिए संभल कर देखिए। अशोक नगर का वीडियो है। भूख से बेहाल है ये आदमी, कचरे में रोटी तलाश रहा है। राज्य सरकारें मजदूरों के लिए संवेदनशीलता दिखा रही हैं, बसें चलवा रही हैं, विशेष राहत पैकेज जारी किया गया है। मैदान में विपक्ष भी है सुझाव लिए। मजदूर की फिक्र सबको है, परवाह सबको, पर जमीन पर क्यों कुछ नहीं आ रहा? जब सरोकार में नहीं तो मजदूर पर सियासत भी की। सरकार के जो दावे हैं कि वो व्यवस्था बना रहे हैं, हर जगह व्यवस्था से लोगों को भेज रहे हैं, ये निश्चित रूप से मिथ्या है और इसकी पोल इन एक्सटेंट्स के माध्यम से खुल रही है। संकट के काल में कांग्रेस जिस तरह से भ्रम और अराजकता फैलाना चाह रही है, वो इस देश के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाए। कुछ संवेदनशील लोग हैं जो अपनी हैसियत से जितना कर पा रहे हैं आगे आ रहे हैं, लेकिन ये एक मदद एक दिन की भूख और प्यास से आगे नहीं बढ़ पाती। इस मदद से उनकी जिंदगी चंद दिनों को बच जाए पर बदल नहीं पाती। कोरोना का संकट इनकी देन भी नहीं, तो गुनहगार ये क्यों? जब सबको घर में सुरक्षित रहने की अपीलें जारी हुई, तब इन्हें रोक लेने की गुहार क्यों नहीं लगाई गई? और मुसीबत के मारे सड़कों पर जब निकल ही पड़े तो बीच रास्ते में क्यों संभाला नहीं गया इन्हें? मजदूर ही हर निगाह से क्यों इतनी दूर हैं? कब दिखाई देंगे इनके हालात? जवाब
तो देना होगा। सागर में रचित दुबे और बड़वानी में पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो एक बेहद खास पैनल है हमारे साथ, उनका परिचय रस्मन मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ गोपाल भार्गव हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। गोपाल जी का बहुत स्वागत है। बृजेंद्र सिंह राठौर दूसरे मेहमान, ये पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे। बृजेंद्र जी का बहुत स्वागत है। और तीसरी मेहमान है अभी शुक्ला उदेनिया, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये रजिस्टर्ड जैसी सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, बल्कि इस हादसे के बाद से लगातार मजदूरों की मदद कर रही हैं। अभी जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं गोपाल भार्गव साहब से। गोपाल भार्गव साहब, ये संयोग नहीं है और इस वजह से आपको नहीं बैठाया आज हमने अपने पैनल में कि ये घटना सागर की है। ये मजदूर भी एमपी के नहीं थे, ये जा रहे थे कहीं बाहर। लेकिन सवाल ये है सर कि ये कब दूर होंगी तस्वीरें, ये दर्द की तस्वीरें, ये दहला देने वाली तस्वीरें कब दिखना बंद होंगी सर? जी प्रवीण जी, मैं कोई भविष्यवक्ता भी नहीं हूं, जोशी भी नहीं हूं। ये तस्वीरें जो है ये मन को विचलित कर रही हैं, हृदय विदारक हैं। जो बेबसी, लाचारी, मुफलिसी, गरीबी, असहायता जो मैं इन तस्वीरों में देख रहा हूं, चाहे वह किसी बैलगाड़ी को खींचना हो कंधा लगाकर, चाहे वह सूटकेस पर किसी बच्चे को सुलाकर कोई माँ उसको खींच रही हो, चाहे वह एक्सीडेंटों से पड़ी हुई लाशें हों जिनके माताएं मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं, बच्चे बाजू में बैठ के बिलख रहे हैं, माता जी को टटोल रहे हैं कि मेरी माँ को क्या हुआ। निश्चित रूप से मन बड़ा द्रवित है, लेकिन मेरे पास में शब्द नहीं है सब कहने के लिए। मेरा मन बार बार विचार कर रहा है कि ये कैसे समाप्त हो, कैसे खत्म। राज्य सरकारें एक दूसरे के ऊपर, केंद्र और राज्य के ऊपर, राज्य केंद्र के ऊपर, ये सब जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, इस संक्रमण काल में मैं मान के चलता हूं कि यह नहीं होना चाहिए। हमें समग्र रूप से, जैसा हम युद्ध के समय है, जंग के समय सारे लोग एक होते हैं, जैसे अटल जी ने कभी इंदिरा जी को 1971 में कहा था कि जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश बटा, तो उस समय कहा था कि इंदिरा जी देवी और दुर्गा का अवतार उनको धन्यवाद दिया था, संसद में दिया था। और मैं मान के चलता हूं कि यह भी एक जंग है। उस जंग में तो हमें सामने हमारा शत्रु दिखता था, लेकिन इस जंग में हमें शत्रु भी नहीं दिख रहा है। अब इस पर विजय प्राप्त कैसे करें, ये राज्य और केंद्र को मिलकर करना है। ये आपाधापी में जो लोग जा रहे हैं, ये हमारे सिस्टम की कुछ कमजोरी है, इसको मुझे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लोगों को भी घर पहुंचने की जल्दी, होम सिकनेस कुछ नहीं सर, बहुत कमजोर है मुझे लगता है। भारत में आज भी इतने वाहन नहीं है, इतनी रेलें नहीं है, इतने चौपहिया वाहन नहीं है कि देश के करोड़ों लोगों के लिए एक साथ वो उनके घर तक पहुंचा सकें। लेकिन जाने की जल्दबाजी और उसी में एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट पहले भी होते रहे, इससे ज्यादा कई गुने होते रहे। कई लोग तो कहते हैं कि कोरोना में अभी जितनी मृत्यु हुई उससे ज्यादा भारत में एक्सीडेंट में प्रतिवर्ष हो जाती है। लेकिन तब भी मैं मान के चलता हूं कि ये रुकना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। और इसलिए आज यदि हम चर्चा करेंगे तो इसी बात पर कि इसका क्या विचार हो, इस पर क्या कार्रवाई, इस पर क्या निर्णय हो, क्या इसके बारे में ऐसी व्यवस्था हो कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं, इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं, वो चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे वह अन्य किसी राज्य में हो, नहीं होना चाहिए। क्या हम सबके लिए सोचनीय विषय है, राष्ट्रीय समस्या है आज के समय। और इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख के हमें सारे राज्यों को समन्वय स्थापित करके और ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे लोग ना भूखे रहे, ना किसी को बैल की जगह खुद जुतने की नौबत आए, ना किसी माँ को सूटकेस पर बच्चे को घसीटने की नौबत आए, ना किसी को कचड़े की पेटी में रोटी तलाशने की नौबत आए। भारत सरकार बहुत सब कुछ कर रही है। 20 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया है। राज्य सरकार ने भी काफी अभी घोषणाएं की हैं, राशन इत्यादि, ये तो सब हो रहा। लेकिन इस व्यवस्था को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, राज्यों को सोचना है। और हम राज्य के एक प्रतिनिधि के रूप में, मैं हालांकि कोई बहुत जिम्मेवारी के लेकिन विधायक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य होने के नाते
मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम इस व्यवस्था के लिए और ज्यादा बेहतर करेंगे, सुधारेंगे, यही मेरा कहना है। विजेंद्र सिंह राठौर साहब का रुख कर लेते हैं। विजेंद्र जी, कौन जिम्मेदार है इस पर? बात तो लगातार हम कई बार कर चुके। मेरा केवल सवाल यही है आज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि कब थमेगा ये, और ये कैसे इस तरह के हालात के बाद क्यों कहा जाना चाहिए कि जो सरकारें हैं वो जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाती हैं? विजेंद्र सिंह राठौर साहब। देखिए, मैं आज कोई पक्ष विपक्ष के हिसाब से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो दर्द विदारक घटनाएं जो हमारे देश को नहीं, दुनिया के किसी भी देश के हर क्षेत्र के विकास में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हमारे मजदूर भाई बहनों की, उनकी जब हालात हम देख रहे हैं, और ख़ासतौर से सागर में, गुना में, बड़वानी में अन्य जो घटनाएं हुई हैं, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि देखिए, पक्ष विपक्ष चलेगा, राजनीति के हमें हजारों मौके आएंगे, लेकिन आज जरूरत दिल से, दिमाग से और जज्बे से इनकी मदद करने की है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं ये भी नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही है। हमारा जो धर्म है, अपने स्तर पे जो हम अपना हेल्पलाइन चला के जानकारी दे सकते थे, हमने सरकार की तरफ भेजी है। जो किराया जहां खर्च कर सकते थे, जो मदद कर सकते थे, वो भी हम करने का काम कर रहे हैं। सरकार भी अपनी तरफ से कहती है कि हम बसें भेज रहे हैं, हम ट्रेन से ला रहे हैं, और ला भी रहे होंगे। लेकिन ये बात आज हमें स्वीकार करना पड़ेगी कि अगर ये जो परिस्थिति है, शुरुआती तौर पर जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, अगर इस पे पहले 15 दिन पहले अगर देश में ये बता दिया जाता कि जो अपने घर जाना चाहते हैं, जो अपने राज्य में वापस जाना चाहते हैं, 15 दिन का वक्त है, आप अपने घर से अपने घर निकल जाइए, जो रहना चाहते हैं, तो आज शायद ये अफरा तफरी नहीं होती। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं। मैं आपसे उदाहरण देता हूं, मैं खुर्जा के अंदर, गुजरात के अंदर, गुजरात में फिर कच्छ के अंदर आज ही एक ट्रक जो है गुजरात से हमारे क्षेत्र के लिए चला। उस ट्रक में जो है 50 लोग वो मौजूद हैं। 2.5 लाख रुपए उनसे किराया ले लिया गया, और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे आने के बाद उनसे कहा गया कि अब आप यहीं उतरिए, आगे हम नहीं जा सकते। तो ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण हैं जिसकी जानकारी भी हम समय समय के ऊपर शासन को दे रहे हैं। यदि मध्य प्रदेश में, मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि आपने एक कमेटी बनाई कि वो आपको सुझाव देगी, और संयोग से कहें, दुर्भाग्य से कहें, या जो भी परिस्थितियां रही हों, आपने उस कमेटी में अपने ही पार्टी के सारे नेताओं को रख दिया। यदि इसमें मध्य प्रदेश के बुद्धिजीवी लोगों को रखा जाता, जैसे आपने बताया हमारी बहन जी जो इस पर काम कर रही हैं, ऐसे लोगों को रखा जाता, कुछ जिम्मेवार पत्रकारों को रखा जाता, और अन्य दल के लोगों को भी रखा जाता, तो शायद और अच्छे बेहतर सुझाव जाते और उसके परिणाम आज होते अलग अलग तरीके के होते। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितनी व्यवस्था, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, और कहीं की भी हो, जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हुई, और जज्बा नहीं था, साधन थे। मैं, गोपाल भार्गव जी हमसे वरिष्ठ हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन एक बात से मैं उनकी सहमत नहीं हूं कि सरकारों के पास साधन नहीं थे। साधन तो बहुत हैं, जज्बे की कमी है। जज्बा हमें जगाना पड़ेगा, जैसा जज्बा हम अपने पार्टी के लिए, अपने चुनाव में, अपने और दूसरे में, या हमारे ट्रंप साहब के लिए, दूसरों के लिए लोग हम जज्बा रखते हैं, वो जज्बा हमें मजदूरों के प्रति रखना पड़ेगा। उस जज्बे में हमारी कमी रही, जिसकी वजह से हमारी ये विफलता सामने आ रही है, और आज दर दर की ठोकरें हमारे मजदूर भाई खा रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, प्यासों मर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, बच्चे तड़फ रहे हैं। आज आपने खुद देखा, और आपके चैनल ही सबसे ज्यादा दिखा रहे हैं। तो ये परिस्थिति से हम बच सकते थे। अभी मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम एक आयोजन के ऊपर 100-100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, तो मजदूरों के ऊपर अगर 100 करोड़ रुपए खर्च होते, तो हिंदुस्तान का हर मजदूर बगैर किराया दिए, बगैर परेशान हुए अपने घर पे आ जाता। अगर आज आप कहते हो कि आपने 20 लाख रुपए, 20 लाख करोड़ का जो है वो कर दिया,
ये देखिए, इससे किसी का पेट भरने वाला नहीं है। आपने कर्ज बढ़ाने के लिए ये सब किया है। आपने पहले भी बहुत सारी घोषणाएं की थी, लेकिन वो अमल में नहीं आई। तो मेरा बगैर विरोध के सुझाव ये है कि कृपा करके आप घोषणाएं बंद कर दीजिए, लेकिन जो घोषणाएं आपने की हैं उसको अमल पे लाने का बात करिए। अगर 15 लाख की घोषणा भी आज आप पूरी कर देंगे एक केवल, तो 20 लाख करोड़ का पैकेज किसी को नहीं चाहिए। हर खाते में आप मजदूर के खाते में, किसान के खाते में पैसा डाल दीजिए, लोग अपनी जिंदगी बसर कर लेंगे। अगर ये मजदूर नहीं व्यवस्थित रहेगा तो हिंदुस्तान की चाहे फैक्ट्री हो, चाहे हिंदुस्तान का कारखाना हो, चाहे हिंदुस्तान की सड़क हो, चाहे हिंदुस्तान के मकान हो, मुश्किल यही है केवल तीसरे विमान का रुख कर रहे थे। मुश्किल यही है कि चिंतित सब हैं सारे लोगों को। सारा वो भी पता है कि ये होगा, ये क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन उस पर अमल कब होगा। अभी शुक्ला उदनिया बहुत देर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उन तक चलते हैं। अभी पहले दिन से काम कर रही है, जिस दिन से लॉकडाउन है, इनकी एक पूरी टीम है जो काम कर रही है, और ये कोई एनजीओ नहीं है बल्कि अपने सामर्थ्य और अपनी क्षमता के साथ मजदूरों के लिए काम कर रही है। तो अभी क्या मुश्किलें आप देखती हैं उन मजदूरों के साथ लगातार, जो आपका इतने दिनों से संवाद हो रहा है, जो आप उन्हें मदद पहुंचा रही हैं उस पर? जी प्रवीण जी, मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो भार्गव सर ने अभी बोला कि ये होम सिक हो गए हैं और ये बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं जाने में। सरकार इनके लिए आयोजन कर रही है, व्यवस्थाएं कर रही है। मैं यहाँ पे करेक्शन चाहूंगी कि वो होमसिक नहीं है, वो शहर और शहरी लोगों से निराश होकर, यहाँ की सरकार से निराश होके जा रहे हैं। वो इस वक्त परेशान होके जा रहे हैं, वो अपनी खुशी से नहीं जा रहे हैं, और वो एक दृढ़ संकल्प के साथ जा रहे हैं कि क्योंकि हम अब जा रहे हैं तो हम वापस नहीं आएंगे। भले ही उनकी रोजी रोटी यहाँ है, वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं, पर वो इतने निराश हो चुके हैं यहाँ पे। ना उन्हें खाने की कोई व्यवस्था है, ना सोने की, ना रहने की, ना पानी की। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने तो इस हद तक गिर गए हैं कि उनके पानी का कनेक्शन काट दिया है। आप बताइए इस हालत में वो क्या करेंगे? क्या वो घर नहीं जाना चाहेंगे? आधा परिवार उनका यहाँ है, आधा परिवार उनका गाँव में बैठा है। वो बौखला रहे हैं कि हम कैसे, किस तरह से अपने घर पहुंच जाए। दूसरा मेरा पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि कोई भी एनजीओ हो गया या कोई भी हम जैसे लोग हो गए, हम लोग कब तक उनको राशन देंगे, कब तक उनकी दूसरी व्यवस्थाएं करेंगे? मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं। कल ही मेरी एक जो लेबर रही है, वो 8वां उनका महीना चल रहा था और उनका मिसकैरेज हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास सही मेडिकल फैसिलिटीज हम उनको प्रोवाइड नहीं करा पाए। तो इतनी दर्दनाक सिचुएशन से हम लोगों को डील करना पड़ रहा है, उनके साथ साथ हम रो रहे हैं। पर सरकार से जो हमें उम्मीद थी, वो उस लेवल का हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आज हमने काफी सारे छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों को ट्रेन पर चढ़ाया है। कल तक हमें सरकार ने कहा था कि वो हमें बस फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे ताकि सारे मजदूर रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाए। आखिरी मोमेंट पे 12 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक हम लोगों को मेहनत करना पड़ी, तब जाके कहीं 5 बजे 4 बजे शाम को बस आई। उस बस में ढेरों रजिस्ट्रेशन हमको कराना पड़े। ठीक है, एक बार गोपाल भार्गव साहब का रुख कर लेते हैं। अभी जी को सुना हमने। गोपाल जी, एक जो बात मैंने शुरू करी थी पहले से ही कि अब आप यदि केवल एक स्टेट के नेता नहीं हैं, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। मैं देश के संदर्भ में बात करूंगा सर, लोकतंत्र के संदर्भ में बात करूंगा कि यदि पूरे देश की बात करें, मजदूरों का, जनता का, यदि आप भरोसा ही नहीं दिला पाए, उनके दिमाग में ये इत्मीनान नहीं करा पाए कि आप हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं। आपसे आशय मेरा सरकार से है, तमाम राज्यों की सरकारों के लिए भी है। तो ये लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है साहब कि सरकार पर ही भरोसा ना रहे लोगों का। तो प्रवीण जी, सरकार में ही भरोसा है और लोकतंत्र पर ही भरोसा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप यदि देखें कि 72-73 वर्ष आज़ादी के हो गए, असंगठित क्षेत्र में भारत में बहुत लोग काम करते हैं। लगभग कुल श्रमिक जितने हैं उसका 75% से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र में काम करता है। और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो ठेकेदार इत्यादि मजदूरों को घर से ले जाते हैं, खासतौर से ऐसी जगह जहां ट्रेडिशनल और परंपरागत पलायन होते हैं, जैसे हमारा बुंदेलखंड है, विंध्य प्रदेश है, हमारे अपने राज्य की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की, देश के बाद में आएंगे। कई इलाके ऐसे हैं देश में जहाँ से खासतौर से पूर्वी इलाके, चाहे वह मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके जो भी हैं, मैं देख रहा हूं, चूंकि मैं एक बहुत बड़ा लंगर चला रहा हूं अपने विधानसभा क्षेत्र में, गढ़ाकुटा नगर में। यहाँ से रोज कम से कम 1 से लेकर 1.5 लाख मजदूर
वाहनों से निकल रहे हैं, ट्रकों से, टेम्पो से, ऑटो रिक्शा से, सूरत से भी, बंबई से भी, पुणे से भी, सारी जगह से, और थाने से भी, बॉम्बे के हर इलाके से निकल रहे हैं, गुजरात के हर इलाके से लाखों की संख्या में यहाँ पर अभी तक वाहन निकल चुके हैं। मैं बहुत बड़ा लंगर चला रहा हूँ, इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैंने गरीबी को निकट से देखा है, जानकारी है, मुझे जानकारी है सर। तब से मन के अंदर एक विचार पैदा हुआ कि इनके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या है संक्रमण से और इस युद्ध से लड़ने की। इसके बारे में हम बहुत कुछ करेंगे आगे और करवाएंगे, जो कुछ भी हो सकता होगा मेरी हैसियत के हिसाब से मैं करूंगा। लेकिन आज की तारीख में हम किसी आरोप प्रत्यारोप में न पड़ के जो कुछ भी बेहतर हो सकता हो, अब जहां तक हमारे बिजन जी ने कहा कि दूसरी पार्टियों से सहयोग लेना चाहिए, मुझे जहां तक जानकारी है, क्योंकि बहुत दिन से भोपाल अभी नहीं गया हूं, लेकिन जो खबरों में देखता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने कमलनाथ जी से भी चर्चा की और भी अन्य अनेकों कांग्रेस के नेताओं से भी चर्चा की इस संबंध में कि क्या हमें करना चाहिए। लॉकडाउन के बारे में भी चर्चा की, अन्य विषयों के बारे में चर्चा की। तो मेरा मानना है कि जिसके दिल के अंदर, जिसके मन के अंदर, जिसकी भावना के अंदर इन गरीबों के प्रति एक प्रकार से मैं कहूँगा कि कसक होगी, तड़प होगी, वो हर आदमी किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, नीतियों में यदि संशोधन करना हो, पॉलिसी में करना हो, ऐसे व्यवस्थापन करना हो, तो इसमें निश्चित रूप से वो सोचेगा। और जहां तक मैं मान के चलता हूं कि अंतिम बात यह है इसमें कि एक ही समय यदि देश के करोड़ों लोगों को एक ही समय आना हो, एक ही समय घर जाना हो, तो मैं मान के चलता हूं, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, तमाम रेलगाड़ियां, तमाम सार्वजनिक परिवहन जितना भी है, जो कुछ भी हो सकता है, पर्याप्त नहीं है, बल्कि 10% भी ऐसे लोगों को लाने की एक दिन में पूर्ति नहीं कर सकता। धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन भविष्य में, क्योंकि कभी भी किसी ने आशंका व्यक्त नहीं की। अब जैसे पहले लॉकडाउन हुआ 3 सप्ताह का, उसके बाद फिर उसको एक्सटेंड करना पड़ा, फिर बढ़ाना पड़ा, तीसरी बार हुआ, अब चौथी बार हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी या राज्य सरकार या केंद्र सरकार, कोई भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं राज्य सरकार वो सहमति से कर रहे हैं। हमेशा उन्होंने जितने बार भी बैठकें की हैं राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को, प्रतिनिधियों को बुलाया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है आपसी सहमति से हो रहा है, और किसी को ये इस बात का ज्ञान नहीं था कि ये 3 सप्ताह के बाद कोरोना रहेगा या हम इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन परिस्थितियां जैसे जैसे और आगे बढ़ती गई, मामला फैलता गया। सर एक छोटा सा मेरा एक छोटा अनुरोध है सर कि कुछ अनाउंसमेंट कर दीजिए। अगर मान लीजिए वो परिवार वहां हो, कलेक्टर सागर से बोल के वो बच्चे वहां हो, तो कम से कम उनके यूपी पहुंचने का या वहां सागर में रखने का थोड़ा आप पता कर लीजिएगा कि वो हो सकता है अभी भी मुश्किल में हो। गोपाल जी, निश्चित रूप से आपने जो कहा, मैंने दोपहर में थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन अभी अब ये आपका जो अभी हमारे बीच में डिस्कशन हो रहा है, इसके समाप्त होने के तुरंत बाद मैं जो भी संबंधित अधिकारी उनसे चर्चा करूंगा, और राज्य सरकार संबंधित अधिकारी उनसे भी, और शिवराज जी मुख्यमंत्री जी से भी मैं चर्चा करूंगा। और इसके बाद में जो कुछ भी होगा, यदि आप आवश्यक समझेंगे तो आप। बहुत शुक्रिया सर। एक बार बिजन जी का रुख कर लेते हैं, वक्त हमारे हाथ से थोड़ा तेजी से फिसलता है इस शो में। बिजन जी, एक छोटा रिमार्क आपसे चाहूंगा कि कहां चूक हो रही है? आपको लग रहा है कि कोई डीएम जो है, यदि डीएम को इंटाइटल कर देते तो कम से कम, भले आप उनके लिए कन्विंस नहीं देते, उनके रुकने रुकाने, शेल्टर होम में खाना वाना तो करा ही सकते थे रोक के कुछ दिन। देखिए, इसमें प्रशासनिक कुछ कमियां हैं, लेकिन उससे बड़ी कमी यह है कि जो गंभीरता से हमें मजदूरों के लिए लगना चाहिए था, जिनके ऊपर हम जवाबदारी डालते हैं, हर तीसरे दिन उनके तबादले हो जाते हैं। हमारे गोपाल भार्गव जी बहुत वरिष्ठ हैं। मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को आप फ़ोन करके ये निवेदन करें कि जो है अभी तबादलों से बच जाएं। 1 महीने बाद आप तो मुख्यमंत्री हो, 1 महीने बाद भी कर सकते हो, लेकिन अभी तबादलों से बचा जा सकता है। मैं आपसे दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि गुजरात में, कर्नाटक में निकलने नहीं दिया जा रहा है मजदूरों को। कई हमारे यहाँ के जो मजदूर हैं उन्होंने हमसे कहा है, तो वहाँ की सरकारों के साथ हमें बात करनी चाहिए। तीसरा, अगर सागर में सरकार उनको भेजने की, मजदूरों की व्यवस्था नहीं करेगी तो मैं स्वयं उनकी व्यवस्था करूंगा। मैं आपके बीच में तीसरी बात ये कहना चाहता हूं। चौथी बात में ये कहना चाहता था कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग के पीछे 50 दिन हमने खर्च किए, लेकिन उसके बावजूद भी तुरंत हमने शराब की बिक्री खोल दी।
जब आपको मालूम था, जब इतने दिन लॉकडाउन हम कर सकते थे, तो लॉकडाउन तक क्या हम वो शराब की दुकानों को बंद नहीं रख सकते थे? पूरा ये किराए पे आपने पानी फेर दिया। जरा से आपके लिए पैसा महत्वपूर्ण है या आम जन की जान माल महत्वपूर्ण है? इस बात पे चार बातों के ऊपर हमारे मसला हो गया सर। कोरोना पे तो हम लगातार कर रहे हैं, ये तो मजदूरों पे था आज की बहस। जी नहीं, मजदूरों को क्लोजिंग रिमार्क सर, चूंकि समय हाथ से निकल रहा है, अभी उदेनिया का सर जी, अभी एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगा कि क्या छत्तीसगढ़ के जो तमाम मजदूर यहां थे जिनके लिए आप लोग काम कर रहे थे, वो सब चले गए आज वाली ट्रेन के बाद या अभी भी भोपाल में हैं? प्रवीण जी, अभी तो बहुत कम लोग यहाँ से गए। आज हमने करीब 200 से 300 मजदूरों को ट्रेन में चढ़ाया है, पर यहाँ पे जो मजदूर है उनकी संख्या कुछ 1000 या 1100 के आसपास है, जो अभी तक लिस्ट हो चुके हैं हमारे पास या रजिस्टर हो चुके हैं। तो अगली जो ट्रेन आएगी, अभी हमने 24 तारीख का टिकट खुद हमने कराया और अपने पैसों से कराया है। तो मेरी सरकार से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इन मजदूरों से पैसा क्यों लिया जा रहा है? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? और अगर पैसा है तो फिर टिकट्स क्यों? और इसके अलावा अगर हमें दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना पड़ेगा कि वो मजदूर जब वहां पहुंच जाएंगे तब वहां जाके क्या करेंगे। नहीं सर, मैं तो आप चाहे तो प्रूफ दे सकती हूँ, मैंने तो आज ही टिकट्स कराए, खुद कराए और अपने अकाउंट से पैसा देके कराए। तो बकायदा हमको टिकट कराना पड़े क्योंकि वो एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। बिल्कुल नहीं, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की हमको इजाजत देता है। मुझे तीनों मेहमानों का शुक्रिया यहां पर अदा करना पड़ेगा और लोगों से कहना पड़ेगा कि संवेदनाएं अपनी जागृत रखिए, बहुत ज्यादा सोचिए, बहुत ज्यादा करिए। बिल्कुल सरकार के तरफ, सरकार जो कर रही है वो बोनस है। अपना जो जितनी भी ज्यादा आप मदद कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि इंसानियत का तकाजा यही कहता है कि हम इंसान तभी कहलाएंगे जब हम लोगों की मदद करेंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।